गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को गुणधर्मों में आवर्तिता में परमाणु त्रिज्या के बारे में चर्चा की थी। आई होप कि परमाणु त्रिज्या आपको समझ में आ गई होगी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, जबकि आवर्त कोष्ठक में लेफ़्ट टू राइट जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। अब हम लोग उसके आगे नेक्स्ट देख रहे हैं आयनीय त्रिज्या। ठीक है, आयनीय त्रिज्या हम लोग वृद्धि और कमी कैसे बता सकते हैं। सबसे पहली बात कि आयनीय त्रिज्या अगर हम लोग विभिन्न तत्वों के मध्य के अंदर यदि हम लोग तुलना करें तो उनका गुणधर्म, उनके अंदर आवर्तिता परमाणु त्रिज्या के अनुसार ही प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो जैसे परमाणु त्रिज्या प्रवृत्ति करती थी वैसी ही आयनीय त्रिज्या करेगी। उसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग आधुनिक आवर्त कोष्ठक में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे परमाणु त्रिज्या की तरह, आयनीय त्रिज्या भी बढ़ेगी और बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनीय त्रिज्या घटेगी। ठीक है ना। जैसा परमाणु त्रिज्या के अंदर प्रवृत्ति है वैसी ही आयनीय त्रिज्या के अंदर प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन आयनीय त्रिज्या एक ही तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन को दूर करने से और प्राप्त करने से बदल सकती है। जैसे कि अगर बात करें कि किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वह तत्व धन आयन प्राप्त करता है। ठीक है। जैसे ही मानो कि कोई उदासीन तत्व है जिसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, और यदि आप लोग क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को दूर कर देते हो, तो फिर वो धन आयन प्राप्त करता है। इसका उदाहरण मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि पहले प्रोटॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन भी 10 है, तो प्लस और माइनस जो है वो उदासीन हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ जाती है। कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। इसलिए उसके ऊपर एक धन आवेश लग जाता है, तो वो धन आवेश हो जाता है, वो धन आयन हो जाता है। अब उसी तरह से मान लो कि तो उसके त्रिज्या में क्या फ़र्क आएगा। मानो कि ये केंद्र है, ठीक है, और ये मानो कि कोई एक कक्षा है। अब केंद्र के अंदर 10 प्रोटॉन है, कक्षा के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों की ऊर्जा कैसी रहेगी? समान रहेगी। ठीक है। इन दोनों का आकर्षण कैसा रहेगा? समान रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। मानो कि अभी स्थिर है, आकर्षण की मात्रा और प्रतिकर्षण की मात्रा स्थिर है। लेकिन जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। प्रोटॉन की संख्या उसके मुताबिक क्या हो गई? ज़्यादा देखने को मिल रही है, अर्थात धन आवेश क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो धन आवेश ज़्यादा होने से और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से ये धन आवेश क्या करेगा? इन 9 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जैसे कि अगर हम लोग लें कि भाई 10 इंसान हैं और इस तरफ भी 10 इंसान हैं और रस्सी खींचने का जो है प्रोग्राम चल रहा है, दोनों तरफ रस्सियाँ खींच रहे हैं, दोनों तरफ जो है पहलवान की ताकत समान है,
तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। वो रस्सी यहाँ से उसके केंद्र से हटेगी नहीं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ बल क्या लग रहा है, समान लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बल पहलवान कम कर देते, अब क्या होगा, बल दोनों के समान ही हैं, लेकिन वो उसमें से एक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक पहलवान कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10 लोग क्या करेंगे, पूरे 9 लोगों को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। उसी तरह से यहाँ होता है कि 10 प्रोटॉन मिलकर धन आवेश की संख्या बढ़ जाने से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित हो जाएगा तो कक्षा भी जो है उसकी तरफ आ जाएगी, केंद्र की तरफ आ जाएगी। केंद्र की तरफ आने से उसकी दूरी कम हो जाएगी, दूरी कम होने से उसका जो त्रिज्या है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर इलेक्ट्रॉन को दूर करने से नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कक्षा संकुचित होने से आयनीय त्रिज्या कम हो जाती है। बोलो समझ में आया, ठीक है। आयनीय त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अर्थात धन आवेश या तो धन आयन पितृ परमाणु से छोटा होता है। पितृ परमाणु से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। जैसे कि सोडियम या धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की वृत्ति करते हैं। सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आयनीय त्रिज्या किसकी अधिक होगी और किसकी कम हो जाएगी। तो हमेशा धन आयन जो होता है ना, वो उसके जनक परमाणु पितृ परमाणु से हमेशा छोटा हो जाता है। बोलो समझ में आया। इसकी जो है आयन त्रिज्या 186 पिकोमीटर है, जबकि Na+ आयन की आयनिक त्रिज्या 95 पिकोमीटर है। अब इसका उल्टा, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करे तो वह ऋण आयन बन जाता है। ऋण आयन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से वो ऋण आयन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ेगा और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तुलना में कम होने से
तुलना में कम हो जाने से नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण घट जाने से या घटेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन केंद्र या नाभिक से दूर जाएंगे, कक्षा बढ़ेगी और आयनीय त्रिज्या भी बढ़ेगी। जैसे फ्लोरीन का फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है ना, तो फ्लोरीन का आयन त्रिज्या होती है 64 और इसकी नेगेटिव आयन की त्रिज्या होती है 166 पिकोमीटर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ऋण आयन पितृ परमाणु से बड़े होते हैं। तो ऋण आयन हमेशा उसके जनक परमाणु से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका कारण ये है कि भाई जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋण आयन बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो समान आवेश वाले हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण भी बढ़ जाएगा। ऊपर से इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ा दोगे, मानो कि 10 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो आकर्षण कर पाएगा नहीं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाभिक से दूर जाएंगे। नाभिक से दूर जाने पर क्या होगा, कक्षा बढ़ जाएगी। कक्षा बढ़ जाएगी उसका मतलब कि उसकी दूरी बढ़ जाएगी, तो केंद्र से उस कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात आयन त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरह से ऋण आयन हमेशा अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी में ही चल रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ परमाणु और आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है ना। जब परमाणु और आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, वो कैसे पता चलता है, हम लोगों को परमाणु क्रमांक से परमाणु के क्रमांक से हम लोगों को उसके प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चलती है। जैसे मैं लिखूं कि भाई ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन नहीं आ सकता, ठीक है ना।
चलो इसकी बात हो रही है। अब अगर ये सारे चारों चार तत्व उदासीन हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 8, फ्लोरीन में 9, नाममगन 11 इलेक्ट्रॉन और ये 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हा हेली बेबो काना ओ फ 8 9 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 होते हैं, मैग्नीशियम 12 होते हैं। नियोन यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग उदासीन मतलब कि निष्क्रिय गैसों में से इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं कर सकते और प्राप्त भी नहीं कर सकते। वो जो है संपूर्ण भरी हुई होने से हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ सकते हैं और तीसरे नंबर में पढ़ सकते हैं कि जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों परमाणु कक्षक इलेक्ट्रॉनों से संपूर्ण रूप से भरी होती है तो उनमें से वो सबसे स्थायी होती है और उनमें से इलेक्ट्रॉन को दूर करना और प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर नियोन नहीं लिखा है। अब मानो कि ऑक्सीजन -2 हो गया। -2 कब हुआ होगा? वो ऋण आवेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। कितने इलेक्ट्रॉन उसने प्राप्त किए हैं? 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। ये -1 है, तो ये -1 कब हुआ? जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया, इसलिए टोटल कितना हो गया? 10। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके धन आयन बनाता है, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना हुआ? 10। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दूर कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए तो कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग देख सकते हो ये सारे जो आयन हैं, ये ऋण आयन, धन आयन और ये धन आयन, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये 4 स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के तौर पर कहा जाता है। बोलो समझ में आया? ओके, तो इस तरह से जो है उनके आयनों के आकार में वृद्धि या कमी इस तरह से देखने को मिलती है, ठीक है। देखो अब मैंने ये जो लिखा है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल कर आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ओके। चलो, आयनीय त्रिज्या यहाँ पर ख़त्म होता है। आयनीय त्रिज्या में हम लोगों ने ये सीखा कि धन आवेश या धन आयन हमेशा उसके जनक परमाणु से छोटा होता है और ऋण आयन उसके जनक परमाणु से हमेशा आकार में बड़ा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये रहा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो कि भाई कोई भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में रहे यहाँ तो लाइट चालू करो ना। बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन को दूर करने हेतु दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम लोग किसी भी तत्व में से इलेक्ट्रॉन को दूर करना चाहते हैं तो उसे ऊर्जा देनी पड़ती है, तब वो बाह्यतम कक्षा में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन दूर होता है। तो दी गई ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले उस तत्व को गैसीय स्वरूप में लाना पड़ता है, फिर वो गैसीय परमाणु में से प्रथम इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं, तो ऐसी ऊर्जा को प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये तत्व गैसीय स्वरूप है और उदासीन है, इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन दूर हुआ नहीं है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ही हम लोग उसको आयनीकरण एंथैल्पी देते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन दूर होता है, ठीक है ना। पहला इलेक्ट्रॉन दूर होता है तो यहाँ पे +1 लगता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूर हो चुका है, इसीलिए इसे प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन को दूर करना है, ठीक है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूर करने पर इस तरह से अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर दूर करेंगे तो उसके लिए द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी कही जाएगी, जैसे कि ये रहा
हैलोजन में से ऑलरेडी पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दूर कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन दूर कर रहे हैं। दूर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक ही रहेगी, लेकिन पहले से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दूर था, एक और दूर किया, टोटल 2 दूर हुए। दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन दूर हुआ, इसीलिए हम लोग उसे द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी या द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में द्वितीय आयनन एंथैल्पी की मात्रा अधिक होती है। उसका मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने दूर किया और उसके बाद जब हम लोग ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दूर किया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए हम लोगों को प्रथम इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता थी उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। मानो कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है ना, 10-10। ओके, अब उसमें से हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉन दूर कर दिया, वो सरल था, ठीक है। चलो अब ये 9 हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग दूर कर चुके हैं, ये 9 हो गया है। अब हम लोगों ने अभी जो है आयनीय त्रिज्या हम लोगों ने देखी, आयनिक त्रिज्या हम लोगों ने देखी कि जैसे ही हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को दूर कर देते हैं उसकी तुलना में प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो वो केंद्र का नाभिक आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अब केंद्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब ऐसे आकर्षित हुए इलेक्ट्रॉनों में से यदि अगर हम लोगों को एक और इलेक्ट्रॉन दूर करना पड़ा, तो ये आकर्षित हो रहे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऐसे इलेक्ट्रॉनों में से और एक इलेक्ट्रॉन को दूर करना होगा, तो स्वाभाविक है हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन दूर करते हैं तो ऊर्जा की मात्रा अधिक चाहिए, उसी तरह से ही हम लोगों को तीसरा इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए ऊर्जा की मात्रा उन दोनों की तुलना में और भी अधिक चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं उनका केंद्र के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। अब वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को दूर करना क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हम लोगों को ऊर्जा अधिक देनी पड़ रही है। बोलो समझ में आया? ओके, तो बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को आयनीकरण एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, कि जिसमें प्रथम से द्वितीय से तृतीय की तरफ जाने पर ऐसे आयनन एंथैल्पी की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। अब हम लोग आवर्त कोष्ठक में आ जाते हैं कि भाई आवर्त कोष्ठक में हम लोग ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जाएंगे तो हम लोगों को आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जब हम लोग आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, अर्थात प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो मुख्य क्वांटम की संख्या भी बढ़ती है। मुख्य क्वांटम की संख्या बढ़ेगी तो कक्षा भी क्या होगी, है ना, बढ़ेगी ना, n = 1, n = 2, n = 3। तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाएगा, एक नई कक्षा में जाएगा। तो नया इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक से कैसा होगा, दूर व्यवस्थित होगा। नाभिक से दूर व्यवस्थित होने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि भाई दूर व्यवस्थित होने से इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, और जब आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए ऊर्जा की मात्रा अधिक चाहिए कि कम चाहिए। तो स्वाभाविक है भाई, आकर्षण यदि इलेक्ट्रॉन का आकर्षण नाभिक के प्रति कम है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को दूर करना सरल हो जाएगा, अर्थात थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो भी वो दूर हो जाएगा। अर्थात ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की आयनन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, कम होती है। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखना चाहो तो पेज नंबर 89 पर चित्र नंबर 3.6 दे सकते हो। पेज नंबर 89 पर चित्र नंबर 3.6 ख, ठीक है ना, कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी आयनन एंथैल्पी में कमी देखने को मिलती है। बोलो समझ में आया? चल अब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो जब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं
तो मुख्य क्वांटम अंक स्थिर रहता है। अब जब हम लोग बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो तत्व तो हम लोग बदल ही रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है। तो जैसे हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, अर्थात प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। परंतु प्रोटॉन तो जो है वो केंद्र में ही स्थित होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होगा? कक्षा के अंदर। कौन सी कक्षा के अंदर? कि अगर आप लोग कोई एक आवर्त लेते हो, मानो कि 3 नंबर की आवर्त है, तो उस 3 नंबर की आवर्त के अंदर ही आप लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी कक्षक में समायोजित होगा। उसी कक्षक में जब वो समायोजित होता है तो वो नाभिक से दूर नहीं होता है, ठीक है ना। और नाभिक आवेश के बढ़ने के साथ तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उनके मध्य आकर्षण भी बढ़ जाता है। 2 चीज़ें होती हैं, देखो, अगर प्रोटॉन जो है वो केंद्र में जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है उसी कक्षक में समायोजित होगा। अगर उसी कक्षक में समायोजित होगा तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, परंतु केंद्र के प्रति उनका आकर्षण भी तो बढ़ेगा। अब केंद्र के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को दूर करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की मात्रा अधिक चाहिए, अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉनों को दूर करने के लिए आयनन एंथैल्पी की मात्रा अधिक होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिक ऊर्जा की मात्रा चाहिए, अर्थात आयनीकरण एंथैल्पी यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आयनीकरण एंथैल्पी की मात्रा जो है वो बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पेज नंबर 89 पर चित्र नंबर 3.6 में पहला चित्र अगर आप लोग देखोगे तो ये हमेशा नहीं बढ़ती है। जैसे यहाँ पर था कि अगर हम लोग आवर्त कोष्ठक में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनीकरण एंथैल्पी कम होती है, तो वो कम होती ही जाती है। लेकिन अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट देखें आयनीकरण एंथैल्पी के लिए, तो आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाने पर वो आयनीकरण एंथैल्पी बढ़ती तो है लेकिन क्रमानुसार नहीं बढ़ती है। कभी वो घटती है, फिर बढ़ती है, फिर वो घट भी जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आयनीकरण एंथैल्पी जो है वो एक समान रूप से बढ़ती क्यों नहीं है? क्यों उसके अंदर कभी कभी कमी भी आ जाती है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि भी ऐसा समान रूप से नहीं देखने को मिलता, कभी कभी आयनीकरण एंथैल्पी कम भी हो जाती है। उसका कारण है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को मैंने यहाँ पर समझाया है। परिरक्षण प्रभाव को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि जब हम लोग बोरोन के लिए इलेक्ट्रॉन रचना लिखते हैं तो 1s2 2s2 होता है। n = 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, n = 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो भर दिया है। और बेरिलियम 1s2 2s2, फिर हम लोग आएंगे 3s में, या तो हम लोग लिख सकते हैं 2p, ठीक है ना। तो 2p के लिए ओके 2p के लिए अब जो s होता है ना, s कक्षक, उसके अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं, जबकि p के अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक से हमेशा जो है वो कम आकर्षित होते हैं। ये फिक्स है। ऊपर से इन दोनों की मुख्य क्वांटम संख्या भी समान है, अर्थात 2p जो है वो 2s से दूर ही होगा। 2p जो है वो 2s से दूर ही होगा। और ऊपर से क्या हो रहा है कि जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्र के प्रति उसके आकर्षण की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन केंद्र के प्रति आकर्षित होना चाहता है, ठीक है ना। परंतु उसके बीच में ये कक्षाएं जो पूर्ण रूप से भरी हुई हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन को केंद्र के बीच में अगर कोई कक्षा आती है जो संपूर्ण रूप से भरी हुई है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा,
तो वो इलेक्ट्रॉन सारे मिलकर प्रतिकर्षण को बढ़ा देते हैं। अर्थात ये चारों इलेक्ट्रॉन मिलकर प्रतिकर्षण को बढ़ा देंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन केंद्र से थोड़ा सा दूर चला जाएगा। वो केंद्र के पास में आने देंगे नहीं। ये अंदर के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए एक कवच बनाते हैं, इसीलिए उसे एक शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। एक प्रभावी कवच बना देते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन केंद्र के प्रति आकर्षित होने की बजाय प्रतिकर्षित होकर थोड़ा सा दूर चला जाता है। और जब ऐसा इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा, नाभिक से उसके प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को दूर करना जो है वो सरल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब सरलता से दूर हो रहा है, तो हम लोग ऊर्जा की मात्रा भी उसे कम देंगे, अर्थात आयनन एंथैल्पी उसके अंदर क्या हो जाएगी, कम देखने को मिलेगी। इसीलिए बोरॉन से बेरिलियम की तरफ जाने पर आयनन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो है टेक्स्ट बुक में हम लोग देख सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी जो है बोरॉन की यहाँ पर जो है वो कम है। हाहेली-बेबो तो बेरिलियम की यहाँ पर कम है, और ये जो है वो बोरॉन की है। ठीक है ना, तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से लिखने में। ठीक है, तो बोरॉन की यहाँ पर जो है वो 2p कक्षक है, जो कक्षाओं से दूर है, और अंदर की कक्षाएं में रहे हुए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण करने से ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से पास जाने की बजाय दूर चले जाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को दूर करना सरल हो जाता है। इसीलिए उसको दी जाने वाली ऊर्जा भी कम चाहिए, अर्थात आयनीकरण एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है। ऐसी ही प्रवृत्ति बेरिलियम और बोरॉन जैसी ही प्रवृत्ति नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के अंदर भी देखने को मिलती है। शील्डिंग प्रभाव जो है ऑक्सीजन के अंदर देखने को मिलता है, जिससे वो जो है उसकी आयनीकरण एंथैल्पी कम हो जाती है। तो शील्डिंग प्रभाव जो है वो आयनन एंथैल्पी पर जो है वो कार्य करता है, जिससे जो है उसकी आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो यदि हम लोग ऐसा लिखें कि शील्डिंग इफेक्ट और आयनन एंथैल्पी दोनों का एक दूसरे का व्यस्त संबंध है। शील्डिंग प्रभाव ज़्यादा होगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन केंद्र से दूर होगा, प्रतिकर्षण करेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन सरलता से दूर होगा, आयनीकरण एंथैल्पी का मान कम चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट